हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आपके पीवाई के उसकी रिवीजन को आसान बनाने के लिए फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एवर स्टडी क्लासेस लेकर आया जी पीवाई के रडार सीरीज। और इस सीरीज के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग का। आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अपकमिंग यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए एवर स्टडी क्लासेस अपने मास्टर कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैश कोर्स के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं जी लाइव रिवीजन क्लासेस। और अगर आप इन क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों आप इनमें से किसी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अगर आप हमारे मास्टर कोर्स को या फिर क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। बट अगर आपको पूरे कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है, तो आप इनको अलग से भी परचेज कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, यानी कि मैच द फॉलोइंग का सवाल है। दो लिस्ट हमें यहाँ पे दे रखी है। लिस्ट वन में हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ इनकम, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस, बेसिस ऑफ रियलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ इनकम, आप इनकम को कैसे मेजर करते हैं? आप इनकम को मेजर करते हैं अपने रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच करके। आपके रेवेन्यू आ गए और आपके एक्सपेंस आ गए और इनकी मैचिंग होकर आपका जो इनकम है वो आपको पता चल जाएगी। इसके बाद है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस। आप एक्सपेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 21 22 का कोई एक्सपेंस है, वो आपने अभी पे भी नहीं किया, फिर भी अगर वो इस अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करता है आप उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं किताबों में और बैलेंस शीट में उसे आउटस्टैंडिंग दिखा देते हैं। इसके बाद है बेसिस ऑफ रियलाइजेशन। बेसिस ऑफ रियलाइजेशन का मतलब है कि कैसे आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये आपका बी से मैच हो जाएगा। और आपका यहाँ पे बचा है 4 और ए, और ये आपस में मैच हो जाएंगे। हालांकि इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी देखने को मिल रही है, बट फिर भी हमारी ओवरऑल मैचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू। विंडो ड्रेसिंग प्रोहिबिटेड क्यों है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अपनी किताबों में अपनी बैलेंस शीट की मसाले लगाकर दिखाना, उसकी पिक्चर को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करना, सही पिक्चर ना दिखाना। तो सही पिक्चर ना दिखाने का उल्टा क्या हो गया कि पूरी अच्छे से पिक्चर दिखाना। तो विंडो ड्रेसिंग प्रोहिबिटेड क्यों है? क्योंकि हमें कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर फॉलो करना पड़ता है, सब चीजें बहुत अच्छे से पूरे सही तरीके से दिखानी होती हैं। तो आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे बनेगा। तो यहां पे सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट यहां पे सही है? तो ये सारी स्टेटमेंट्स को आप रीड करेंगे तो यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो कह रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न इनडायरेक्टली बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स डायरेक्टली। तो आप कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जैसे कि आप सैलरी दे रहे हैं या फिर आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने प्रॉफिट को डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली आपके पी&एल के अंदर आ जाएगा, डायरेक्टली पी&एल में देखने को मिलेगा। बट अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, आपने कोई नई मशीन वगैरह खरीदी, तो इस केस में इसका बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। इसका बेनिफिट आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा, बहुत सालों में बटकर मिल रहा है। और इसका इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इनडायरेक्टली कैसे जा रहा है? पूरा खर्चा तो पी&एल में नहीं बुक हो रहा, डेप्रिसिएशन के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा खर्चा बुक होता जा रहा है और इसका बर्डन प्रॉफिटेबिलिटी पे भी पड़ता है। तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं कि इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है। और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। सवाल है लिस्ट वन और लिस्ट टू की मैचिंग करनी है जी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक प्रोविजन है। लाइव स्टॉक आपके पास एक फिक्स्ड एसेट बनेगा। सन्ड्री डेटर्स आपके करंट एसेट्स हैं। और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अनसिक्योर्ड लोन, यहां पे इसे जो है अनसिक्योर्ड लोन के साथ ही कई बार दिखाया जाता है। तो ये सेकंड से मैच होगा और आंसर ऑप्शन टू है, ऑप्शन ए यहां पे बनेगा। Schedule 3, Part 2 of the Companies Act 2013 deals with format of the profit and loss account. आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल assertion reasoning। assertion है Indian accounting standards contain some carve outs and for conversions with IFRS some changes applied in India। तो हम जो है IFRS जो हमारे हैं वो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं और हमने उनको देख के कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। तो यहाँ पे हूबहू नहीं उनको कॉपी कर लिया, कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ एक्सेप्शंस, कुछ कार्व आउट्स अलाउ किए गए हैं। रीजन दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन इंडिया विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल नॉट बी IFRS कंप्लायंट।
तो यहाँ पे हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिया में बनाएंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तो कंप्लायंट होंगी, बट आईएफआरएस के कंप्लायंट अगर आप 100% बनाना चाहते हैं तो नहीं होंगी, बट कुछ हद तक हमारी आईएफआरएस से कंप्लायंट होंगी। तो रीजनिंग में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, यहाँ पे हमें जो आंसर प्रोवाइड किया गया है वो है ऑप्शन नंबर 2 का, तो यही आपको फॉलो यहाँ पे करना है। असर्शन है पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बिल्कुल सही है। According to the business entity concept, each business enterprise is considered as an accounting unit separate from the owners. तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है, assertion रीजनिंग सही है, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है assertion को, इसलिए आंसर ऑप्शन है यहां पे बनेगा। अगले सवाल में हमें करनी है मैचिंग, इंड एस से मैचिंग करनी है। आपका इनटेंजिबल एसेट आता है जी इंड एस 38 के अंदर। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स जो है वो आपका आता है इंड एस 36 के अंदर। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो हमारे पास आता है इंड एस 34 में, और इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर हमारे पास आता है इंड एस 31 में। तो आंसर हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? लीगल एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ लैंड, एक्सपेंसेस ऑन अ मेगा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन व्हाइल लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। तो बिल्कुल मेगा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, कोई बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का खर्चा है, तो इट इज गोइंग टू बी अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आंसर यहां पे ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन है हमारे पास एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो बिल्कुल जी एक अकाउंटिंग का फंक्शन है। P&L इज प्रिपेयर्ड फॉर असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, गलत हो गई बात, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट, ये बात भी गलत हो गई, गुडविल वेस्टिंग एसेट नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपका सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड डी। तो यहाँ पे सवाल हमारे पास है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे रखी है, हमें इन्हें यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में सबसे पहले हमारे पास है लीवरेज रेशो। लीवरेज रेशो हमें क्या बताती है? ये डेट और इक्विटी का रिलेशन बताती है। अगर डेट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप लीवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिक्विडिटी रेशो की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी रेशो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से जुड़ी हुई है। शॉर्ट टर्म मतलब हम करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, इन सब की बात यहाँ पे कर रहे होते हैं। टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें तो बताती हैं कि अपने एसेट्स को कितना अच्छे से हम यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे हम अगर निकाल रहे हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो हम निकालते हैं कि अपने जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल बची हुई है उसको सेल्स के मुकाबले कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स को सेल के मुकाबले कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं सेल्स को जनरेट करने में। तो ये सारी चीजें टर्नओवर के अंदर आती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बताती हैं, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। तो यहां पे सवाल है रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल्स एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंसर्न। रीजन है रेशियो एनालिसिस नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो बिल्कुल सही कहा गया कि रेशियो एनालिसिस वन ऑफ द टूल्स, एक टूल है, काफी टूल्स है उसमें से एक टूल है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पहचान सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास और ढेर सारी टेक्निक हैं जिनसे आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो असर्शन सही है, और रीजन भी इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि इसके अलावा और भी टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, और रीजन भी आपकी सही है और एक्सप्लेन भी कर रही है असर्शन को, तो आंसर ऑप्शन ए ही बनेगा। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड की लिक्विड रेशो दे रखी है 2:1। लिक्विड रेशो मतलब क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये हमें बताया है 2:1। स्टॉक हमारे पास है, स्टॉक हमारे पास है 40,000 का। करंट लायबिलिटीज हमारे पास है 1 लाख की। करंट लायबिलिटीज हमारे पास है 1 लाख की। करंट रेशो हमें बताना है, करंट रेशो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और यहां पे करंट लायबिलिटीज तो हमें ऑलरेडी पता है, करंट एसेट्स की फिगर हमें निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्विक एसेट्स की फिगर पहले निकाल लेते हैं। क्विक एसेट्स क्या होंगे, करंट लायबिलिटीज इंटू 2 कर देंगे तो निकल आएंगे। करंट लायबिलिटीज हमारे पास 1 लाख की हैं, तो हमारे पास क्विक एसेट्स कितने के आ जाएंगे, वो 1 लाख इंटू 2 लाख के आ जाएंगे। क्विक एसेट्स में हम ऐसे एसेट्स ऐड कर देते हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुए, जैसे आपका जो स्टॉक है वो नहीं हुआ तो उसे ऐड कर देते हैं, 40,000 को ऐड करते हैं, तो ये आ गया 2.4 लाख। हमारे करंट एसेट आ गए 2.4 लाख के। करंट लायबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी फिगर है 1 लाख है, तो करंट रेशो क्या हो गई आपकी 2.4 डिवाइडेड बाय 1, तो 2.4 टाइम्स, यानी कि आंसर ऑप्शन बी बनेगा। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एक्टिविटी रेशियोज शो वेयर द कंपनी इज गोइंग। तो आपकी एक्टिविटी रेशियोज जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, आपकी यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो है,
तो ये आपको बताती है कि आपकी एक्टिविटी कैसे चल रही है, कितना अच्छे से आप काम कर रहे हैं अपनी टर्नओवर को जनरेट करने के लिए, आपकी एक्टिविटी को दिखा रहे हैं, कहां पे हमारी कंपनी मूव ऑन कर रही है ये पता चल रहा है। बैलेंस शीट रेशियोज शो हाउ द कंपनी स्टैंड्स। बैलेंस शीट रेशियोज क्या बताती हैं कि कंपनी कैसे स्टैंड करती है। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम हमें पता चलता है कि कंपनी की क्या स्टैंडिंग है। बैलेंस शीट में से हम क्या क्या रेशियो निकाल सकते हैं, अपनी लिक्विडिटी रेशियो निकाल सकते हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी को कंसीडर करके। इसके अलावा यहाँ पे हम अपनी कैपिटल जो है उससे जुड़ी रेशियोज निकाल सकते हैं, लीवरेज रेशियोज निकाल सकते हैं। तो कैसे कंपनी प्रेजेंटली स्टैंड कर रही है ये पता लगता है बैलेंस शीट रेशियो से। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का। सवाल है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का। सबसे पहले जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग आप क्यों करते हैं? अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए, हर खर्चे को जस्टिफाई करना पड़ेगा स्क्रैच से। गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपको देखने को मिलेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे। रिडक्शन ऑफ कैपिटल मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और बेसिक और डिल्यूटेड आपकी दो टाइप की अर्निंग पर शेयर होती है। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। क्वेश्चन है करंट रेशियो 2.5 है, लिक्विड रेशियो 1.5 है, वर्किंग कैपिटल 60,000 है, करंट एसेट्स हमें यहां पे निकालने हैं। तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए? करंट एसेट्स निकालने। करंट रेशियो इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये आपकी है 2.5 बाय 2.5 या फिर 25 बाय 10 लिख सकते हैं, या फिर मैं इसे 5 बाय 2 भी लिख सकता हूं। लिक्विड रेशियो मेरे पास है क्या है कि लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 15 बाय 10, या फिर इसे 3 बाय 2 भी लिख सकता हूं। वर्किंग कैपिटल मेरे पास है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये है आपकी 60,000। आपको करंट एसेट्स निकालने हैं ना, तो ये करंट लायबिलिटीज की जगह जो हम क्या लिख देते हैं, करंट लायबिलिटीज को इधर ले जाते हैं और इस 5 बाय 2 को इधर ले आते हैं। तो क्या बन गया मेरे पास? इसको कैसे लिख सकता हूं? करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2 बाय 5 करंट एसेट्स, ऐसे लिख सकता हूं। अब ये जो फिगर है मैं यहां पे इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। करंट एसेट्स माइनस 2 बाय 5 करंट एसेट्स इज इक्वल टू 60,000। और ये मेरे पास इवेंचुअली बना 3 बाय 5 करंट एसेट्स इज इक्वल टू 60,000। इवेंचुअली क्या निकल कर आया? ये मेरे पास क्या निकल कर आया? इसे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 से कट गया 20,000 इंटू 5, ये आपका 1 लाख निकल कर आएगा। और आंसर ऑप्शन सी यहां पे बनेगा। सवाल है स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखी है 6 टाइम्स, एवरेज स्टॉक है 8,000। यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को एवरेज स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दो। 8,000 इंटू 6 48,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेलिंग प्राइस आपका है 25% अबव कॉस्ट, तो यहां पे सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट, यानी कि हमारा जीपी कितना हो गया? जीपी कितना हो गया हमारा? GP is going to be 25% of the cost। 48,000 का 25% कितना हुआ? 1 by 4, ये आपका आ गया 12,000। आंसर होगा ऑप्शन डी। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, करेक्ट कोड आइडेंटिफाई करना है। डेटर टर्नओवर रेशियो आपके पास एक एक्टिविटी रेशियो है। प्रोप्राइटरी रेशियो जो है आपके पास इट इज अ सॉल्वेंसी रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। एसिड टेस्ट रेशियो आपके पास एक लिक्विडिटी रेशियो है। तो आंसर ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन है हमारे पास, हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स अ फेवरेबल पोजीशन। बिल्कुल गलत बोला है यहाँ पे। ऑपरेटिंग रेशियो खर्चों को दिखाती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को दिखाती है। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ऑपरेटिंग खर्चे ज्यादा है। हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी गलत है। हाई अगर है तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कम मार्जिन बचेगा। तो ए और आर दोनों इनकरेक्ट। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। सवाल है where the total of both the sides of the balance sheet is converted to 100 and each side is shown as percentage of the total, and this exercise is carried out for more than 2 years। this analysis is known as common size analysis। कि आपने साइज यहां पे कॉमन बना दिया। दिस इज कॉमन साइज एनालिसिस और आंसर ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विद रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी नहीं है? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंसिंग है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी फाइनेंसिंग है, पब्लिक डिपॉजिट भी फाइनेंसिंग है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा। चलिए अगला सवाल है, इंडिकेट द करेक्ट कोड एज रिगार्ड्स द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। हमें बताना है कि इनमें से हमारे पास कौन से सोर्स ऑफ फंड बनेंगे। कौन से सोर्स ऑफ फंड बनेंगे ये हमें यहाँ पे बताना है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमारे पास एक सोर्स ऑफ फंड होता है, तो ये यहाँ पे इंक्लूड होगा। ये हमारे पास आएगा ही नहीं।
और ए हमारे पास नहीं आएगा, तो आपका यहाँ पे ए और सी तो ऑप्शन वैसे ही एक्सक्लूड हो जाएंगे। क्या क्या आएगा? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स, इशूइंग इक्विटी शेयर्स फॉर एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग फॉर ऑफिस, तो आपने बिल्डिंग के बदले इक्विटी शेयर दिए, कोई फंड फ्लो नहीं हुआ, इसको तो आप ऐसे ही काट दो। चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी आपका यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड बन जाएगा। तो आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं तो पहले ही इनकी आप एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं कर लेते हैं, जो आपने एसेट्स वगैरह राइट ऑफ किए हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह की, बट ये भी कहीं ना कहीं आपके एक सोर्स ऑफ फंड ही बनेंगे, और इसलिए आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। सवाल है जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 80,000, प्रॉफिट है 20,000, और हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। सेल्स हमें दे रखी है 3 लाख और फिक्स्ड कॉस्ट हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमें कंप्यूट करनी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय पीवी रेशो, ये फॉर्मूला है जी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन है और हमारे पास जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी गिवन है, तो पीवी रेशो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। पीवी रेशो क्या होने वाली है? पीवी रेशो इज गोइंग टू बी प्रॉफिट यानी कि 20,000 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कि है 80,000 1/4, या फिर 25% हमारे पास हो गई पीवी रेशो। तो यहाँ पे पीवी रेशो है मेरी 25%। अब मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है, कितना होगा? कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सेल्स इंटू पीवी रेशो करूंगा, 3 लाख इंटू 25% यानी कि 75,000 मेरी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। प्रॉफिट मेरे पास क्या होता है? प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, है ना जी। अब प्रॉफिट हमें पता है 20 है, कंट्रीब्यूशन हमें पता है 75 है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालनी है, तो बहुत ही आसान है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 55,000 बनेगी और आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, कौन सी गलत है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला सही है, पीवी रेशो का सही है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का भी सही है, रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ये गलत है, इसमें डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करना था तब आपका सही होता, इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन डी बनेगा। तो यहां पे हमारे पास सवाल है स्टैंडर्ड विच कैन बी अटेन्ड अंडर मोस्ट फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस इज कॉल्ड। तो अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड हमारे पास होते हैं। कुछ होते हैं अटेनेबल स्टैंडर्ड, अटेनेबल स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन एफिशिएंट बट नॉट परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन। बेसिक स्टैंडर्ड हमारे पास होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड है, जिनके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। करंट स्टैंडर्ड आपके करंट वर्किंग कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड दे आर बेस्ड ऑन दी परफेक्ट वर्किंग कंडीशन, कि आपका कोई वेस्टेज नहीं होने वाला, बिल्कुल परफेक्ट काम चलेगा, उसके ऊपर ये आपके बेस्ड रहते हैं। तो इसीलिए यहां पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी का। क्वेश्चन हमारे पास है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक बजट एंड अ फ्लेक्सिबल बजट। स्टैटिक बजट एक प्रोडक्शन लेवल पे बनता है, 1000 यूनिट बना रहे हैं तो 1000 यूनिट पे बन रहा है, पर फ्लेक्सिबल वाला जो है वो एक रेंज के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे हम 1000 के लिए बनाते हैं, 1500, 2000 यूनिट, सबके लिए हम बजट बनाते हैं, हर रेंज के लिए बजट यहां पे हम बना रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्लेक्सिबल बजट। तो आंसर यहां पे होगा ऑप्शन नंबर डी का। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू when all the forfeited shares are not reissued, forfeited shares account will be shown as credit balance equal to gain on forfeiture of shares not yet issued। तो बिल्कुल सही है, अगर शेयर्स को रीइश्यू कर दिया तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा सारा बैलेंस, बट अगर अभी कुछ रीइश्यू नहीं हुए तो उतने पोर्शन का बैलेंस अभी फॉरफीचर अकाउंट में ही रहेगा। लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी मोर देन द गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ दोज शेयर्स। तो बोला जी कि हमें फोर फीचर पे जो गेन हुआ है उतना ही मैक्सिमम लॉस जो है हम सह सकते हैं ऑन द रीइश्यू ऑफ द शेयर्स। तो बिल्कुल सही है। एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम इज डेबिटेड अलोंग विद शेयर कैपिटल व्हेन प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। अगर प्रीमियम नहीं मिला तो उसे भी हम डेबिट कर देंगे, अगर मिल गया तो फिर उसे नहीं छेड़ेंगे। When forfeited shares are issued at premium, the premium account is credited to capital reserve account। ये गलत है। अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो आप उसे किस अकाउंट में डालेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे डालेंगे, ना कि इस अकाउंट में डालने वाले अलग से। तो इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा। सवाल है हमारे पास ए लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स। Applications were received for 3000 shares and pro rata allotment was made on the applications of 2400 shares. If A has been allotted 40 shares, how many shares he must have applied for? तो कंपनी जो है उसने 2000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मंगाई, 3000 शेयर जो है
उनकी एप्लीकेशन रिसीव हुई, 6,600 तो हमने रिजेक्ट कर दिए, 2400 को हमने अलॉटमेंट करी, और ये अलॉटमेंट कैसे हमने करी, प्रो राटा बेसिस पे करी, 2400 को हमने 2000 दिए। तो अगर किसी को 4 मिले हैं तो उसने कितने के लिए अप्लाई यहाँ पे किया होगा, ये हमें बताना है। तो कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 2400 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 4, 48 के लिए अप्लाई किया होगा। यूनिटरी मेथड हमने यहाँ पे सिंपली लगाया, यूनिटरी मेथड हमने सिंपली यहाँ पे लगाया। कैसे लगाया, 2400 2000, 1 जो है हमारा 2400 डिवाइडेड बाय 2000, अगर यहाँ 4 आ जाएगा तो इसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, और ये हमने यहाँ पे किया, 48 आंसर निकल कर आ गया, आंसर ऑप्शन सी बन गया। क्वेश्चन है यहाँ पे, X Limited forfeited 20 shares of ₹10 each, 8 called up, on which John had paid application and allotment money of ₹5 per share। तो 20 शेयर किए, उस पे 5 रुपए कंपनी को आए थे, तो 100 रुपए हमने रिसीव किए थे, इसे फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे। अब 20 में से 15 जो है हमने री इशू कर दिए पार्कर को, फुली पेड फॉर ₹6 पर शेयर, तो हमने उसे री इशू कर दिए फुली पेड फॉर ₹6 पर शेयर। तो हमने क्या सहा, यहाँ पे हमने 4 रुपए का यहाँ पे लॉस सहा, तो 4 रुपए का जो लॉस है यहाँ पे हमने सहा 15 शेयर्स पे, ये 60 रुपए हम यहाँ पे अपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट से निकाल लेंगे। व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस हमारा बचेगा। देखो हमारे पास 100 रुपए इसके अंदर आए थे, इस 100 रुपए में से 20 शेयर थे, है ना, 15 हमारे री इशू हो गए, 5 अभी री इशू नहीं हुए, तो 15 जो री इशू हो गए उनसे जुड़ा हुआ अमाउंट कितना था, उनसे जुड़ा हुआ अमाउंट था 75, जो 5 अभी री इशू नहीं हुए उनसे जुड़ा हुआ अमाउंट था 25। तो जो री इशू हो गए वो वाला अमाउंट तो आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, 75 माइनस 60, आपका जो 15 है ये आपका, ये जो आपका है 15, ये आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। तो ये 25 है अभी, ये आपका अभी पड़ा रहेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। जब ये 5 शेयर री इशू हो जाएंगे तब ये आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा आफ्टर एडजस्टिंग द डिस्काउंट ऑन फॉरफीचर। तो आंसर यहां पे ऑप्शन सी हमारा बनेगा। सवाल है हमारे पास, राम और श्याम पार्टनर है फर्म में और कैपिटल उनकी 480 और 310 हमें बता रखी है। गणेश को एडमिट किया एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। गणेश ब्रिंग्स 3 लाख एज हिज कैपिटल। गणेश शेयर ऑफ गुडविल विल बी। तो यहाँ पे गुडविल पूछ रहे हैं सर, ये कैसे सा सवाल पूछ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो जी, गणेश ला रहा है 3 लाख रुपए 1/4 शेयर के लिए, तो 1/4 शेयर के लिए अगर गणेश 3 लाख रुपए ला रहा है, इस हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल हमारी कितनी होनी चाहिए, 3 लाख इंटू 4 12 लाख होनी चाहिए। असल में फर्म की कैपिटल है कितनी, असल में है 480 प्लस 310 प्लस 3 लाख, ये आपका कितना आया, ये आपका आएगा 10,90,000। असल में हमारी कैपिटल जो है इट इज 10,90,000, एक्चुअल हमारी इतनी कैपिटल है। तो हमारे पास कितना डिफरेंस आया, 1,10,000 का डिफरेंस आया। तो ये क्या है, ये हमारी फर्म की गुडविल है, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें गणेश का शेयर कितना होगा, 1/4 होगा, 1,10,000 का 1/4 आप करेंगे, इट इज गोइंग टू बी 27,500। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी का। क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 4:3:2 की रेशो में शेयर कर रहे हैं। डी को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, नई रेशो हमें बतानी है। 1/8 के लिए डी आ गया, बैलेंस हमारे पास कितना बचा, 7/8 शेयर बचा। इस 7/8 के शेयर को सारे जो है अपनी पुरानी रेशो में ले लेंगे। पुरानी रेशो इज 4:3:2, यानी कि 4/9 आएगा ए के पास, बी सी के पास कितना आएगा 7/8, 7/8 का कितना आएगा 7/8 इंटू बी के पास आएगा 3/9, सी के पास आएगा 2/9, और डी का तो ऑलरेडी हम जानते हैं। तो इसे आप सॉल्व कीजिए और निकालिए कि कितना शेयर बनेगा। दिस इज गोइंग टू बी कितना होगा हमारे पास, ये 28/72, 21/72, 14/72, और हमारा जो डी का है 1/8 शेयर, 1/8 शेयर को हम 9/72 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 28:21:14:9 की रेशो बनेगी, और आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा। सवाल है, पार्टनर इन अ फर्म इज ड्रॉइंग ₹500 रेगुलरली ऑन द 16th of every month. He will have to pay interest at a given rate in the year on ₹6,000 for the total period of. तो कितने पीरियड के लिए वो इंटरेस्ट यहाँ पे पे करेगा। तो 16th ऑफ द एवरी मंथ को वो ड्राइंग कर रहा है, तो पहले महीने की जो ड्राइंग होगी उस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, उस पे लगेगा 11.5 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा।
और लास्ट महीने वाली पे आधे महीने का लगेगा, 0.5 मंथ का लगेगा। इसकी हम एवरेज ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये 6 मंथ्स आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6 मंथ्स का इंटरेस्ट उस पे लगेगा, तो आंसर ऑप्शन बी आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है, कौन सी गलत है। When there is one liquidation and one formation, it is external reconstruction, तो सही है। Goodwill और capital reserve arises only when the amalgamation is in the nature of merger, गलत है। मर्जर के केस में तो ये अराइज ही नहीं होते। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में ट्रांसफरी कंपनी एसेट और लायबिलिटीज जो है बुक वैल्यू पर टेक ओवर करती है, सही है। वेंडर कंपनी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है उसको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी और वही आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। तो यहाँ पे अगला सवाल हमारे पास है, इफ बोनस शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। हमारे पास यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए सभी को, होल्डिंग कंपनी को भी इशू हुए, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से ये आपके इशू हुए। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, और बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी जो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स की वैल्यू है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कोई चेंज नहीं आएगा और आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे कोई चेंज यहाँ पे नहीं रहेगा, इसलिए आंसर ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बाय द सब्सिडरी कंपनी टू द होल्डिंग कंपनी इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी को पे करती है डिविडेंड। ये जो डिविडेंड पे कर रही है, तो डिविडेंड ये पे कर रही है, इसका क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है हम देखेंगे। क्या ये प्री एक्विजिशन है या फिर ये पोस्ट एक्विजिशन है, या फिर एक्वायर करने से पहले वाला प्रॉफिट जो है उसमें से डिविडेंड मिल रहा है, या फिर एक्वायर करने के बाद वाले प्रॉफिट में से हमें डिविडेंड मिल रहा है। अगर प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट में से अब आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ये बेसिकली आपका एक कैपिटल नेचर का आइटम हो गया, और इसे आप अपनी कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट में से रिड्यूस कर लेंगे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा किया उसमें से इतनी रिकवरी आपको हो गई, उतना डिविडेंड आपको जो है प्री एक्विजिशन वाले प्रॉफिट में से मिल गया। अगर आप बात करें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स की, तो पोस्ट एक्विजिशन का जो प्रॉफिट आपको डिविडेंड की फॉर्म में मिला, इट इज नॉर्मली क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। नॉर्मल उसके लिए एक रिटर्न है कैपिटल के ऊपर जो कि उसने इन्वेस्टमेंट पे कमाई है। तो असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, और इसीलिए आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। Consider the following parties. Consider the following parties: secured creditor, unsecured creditor, partners who have granted loans, partners who have contributed over and above the profit sharing ratio. हमारी फर्म का हो रहा है यहाँ पे डिसोल्यूशन, आपको बांटने हैं जी, आपको बांटने हैं ये जो हमारे एसेट्स हैं उनको बांटना है इन पार्टीज को। किस ऑर्डर में आप बांटेंगे? सबसे पहले किसको पैसे देने वाले? सबसे पहले पैसे आप देंगे आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर को, जो आपके सिक्योरिटी दी हुई है आपने जिनको, कि उनको पैसे मिलने ही वाले हैं, तो उनको आप सबसे पहले पेमेंट करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये हो जाएंगे। इसके बाद पार्टनर्स को मिलेंगे या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को? इसके बाद आपके जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है उनको पेमेंट की जाएगी। फिर आपके पास आएंगे वो पार्टनर्स जिन्होंने लोन दिए हुए हैं। लोन इज बेसिकली यहाँ पे एक लायबिलिटी होगी फर्म के लिए, तो इस लायबिलिटी को पहले डिस्चार्ज करेंगे। और फिर हमारी आएगी कैपिटल की बारी, तो फिर आएगी कैपिटल की बारी। 1 2 3 4 यही सीक्वेंस रहेगी, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, ह्यूमन रिसोर्स को मेजर करने के कुछ मेथड्स हैं, आपको मैच करना है उन्हें। हाइकमैन एंड जोन्स, इनके मेथड की बात करें तो इट इज द कॉम्पिटेंस बिडिंग मॉडल। हरमनसन वाले मॉडल की बात करें तो इट इज एडजस्टेड डिस्काउंटेड फ्यूचर वेज मॉडल। आर लिकट मॉडल की बात करें तो ये हमारे पास है बिहेवियरल वेरिएबल्स मॉडल। फ्लेमहोल्ट्ज मॉडल की बात करें तो ये हमारे पास है स्टोकास्टिक रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का हमारे पास बनेगा। सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस रिजल्ट इनटू एन इरोजन ऑफ कैपिटल इन द लॉन्ग रन। अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो आपकी बैलेंस शीट अगर बन रही है आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे, तो आपकी जो कैपिटल है वो कैसे आ रही होगी? आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आ रही होगी। आपके एसेट्स वगैरह सब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे आपकी ये जो कैपिटल है आपकी असल पिक्चर यहाँ पे नहीं दिखाएगी। आपके जो प्रॉफिट्स वगैरह आ रहे होंगे वो आज के रेवेन्यू के, आज के रेट्स के अकॉर्डिंग आ रहे होंगे, और आप उनसे डिविडेंड भी बांटेंगे,
तो अल्टीमेटली आप क्या कर देंगे, अपनी कैपिटल को इरोड कर देंगे अगर आपकी इन्फ्लेशनरी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन कैपिटल में इरोड। Maintaining the books of accounts as per current purchasing power technique only may contain the inflationary pressure. अगर आप करंट परचेसिंग पावर टेक्निक के हिसाब से अपनी किताबें बना रहे हैं तो आप यहां पे आज की परचेसिंग पावर कंसीडर कर रहे हैं, तो इससे आप अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका है कि आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की टेक्निक्स अपनाएं, और ये इनमें से एक टेक्निक है। तो असर्शन भी सही है, आपकी रीजन भी सही है, और यहां पे इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी का। तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। देखो प्रूडेंट बेसिकली कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस की बात हो रही है। इट इंक्लूड्स रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स इन द अकाउंट्स व्हेन दे आर रियलाइज्ड। तो ऐसा बोला जा रहा है, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को तभी कंसीडर करते हैं जब उन्हें रियलाइज कर ले, उसके बिना नहीं करते। हाँ, तो ऐसा कुछ कुछ वैसे करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इट प्रिवेंट्स प्रॉफिट्स फ्रॉम बीइंग ओवरस्टेटेड। तो हम प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट होने से यहां पे बचाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा ना दिखे, हम अपने खर्चों को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, लॉसेस को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा ना दिखें, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेंसेस, लॉसेस, उन सबको खुल के रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो हाँ, बी वाला पॉइंट भी कुछ कुछ सही है। आगे बढ़ते हैं। इट प्रिवेंट्स अ ट्रेडर फ्रॉम मोर विड्रॉइंग फ्रॉम द बिजनेस देन इज वाइज। तो देखो जी, अगर आप अपने प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपको जो प्रॉफिट्स हैं उन्हीं को विड्रॉ करेंगे, उन्हीं की ड्रॉइंग्स होने वाली है। हमारे जो बिजनेसमैन है, हमारे जो ट्रेडर है, उन्हीं को विड्रॉ करेंगे, तो प्रॉफिट्स कम दिखाएंगे तो ज्यादा ड्रॉइंग भी नहीं होगा। हाँ, तो ये भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सही लग रहा है, इससे जुड़ा हुआ है। मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज, गुड कस्टमर रिलेशन। गुड कस्टमर रिलेशन तो कुछ नहीं आता यहाँ पे, मैनेजरियल एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज भी यहाँ पे नहीं जुड़ रहा है इसके साथ। तो यहाँ पे जो जुड़ने चाहिए वो ए, बी और सी ही जुड़ने चाहिए, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन दी है a quick ratio is a more penetrating test of liquidity than the current ratio, yet a high quick ratio does not necessarily imply sound liquidity. तो करंट रेशो से बेहतर है आपकी क्विक रेशो, क्योंकि करंट रेशो में से हम अपनी इन्वेंट्री को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को कटा देते हैं और फिर क्विक रेशो निकालते हैं। तो बिल्कुल बेहतर है, असर्शन सही है आपका। रीजन दिया, a company with a high value of quick ratio can suffer from a shortage of funds if it has slow paying, doubtful and long duration outstanding debtors. देखो यहां पे बोला गया, स्टेटमेंट नंबर 1 जो असर्शन थी, बोला गया कि आपकी क्विक रेशो करंट रेशो से तो बेहतर है, बट क्विक रेशो डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई साउंड लिक्विडिटी। बट क्विक रेशो अच्छा होना एक हमेशा ये इंडिकेटर नहीं होगा कि आपकी लिक्विडिटी बहुत बहुत अच्छी है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रीजन इसका हमें ये सेकंड स्टेटमेंट में दिया, क्योंकि क्विक रेशो के अंदर आपके डेटर्स भी आते हैं, आप डेटर्स को भी कंसीडर करते हो, और हो सकता है आपके डेटर्स जो हो वो ऐसे हो जिनसे पेमेंट मिल ही नहीं रही है, या पेमेंट मिल रही है बहुत धीरे धीरे मिल रही है, लॉन्ग ड्यूरेशन के डेटर्स हैं। तो अगर ऐसे डेटर्स आपके एसेट में आ रहे हैं, क्विक एसेट्स में आ रहे हैं, तो फिर आपकी क्विक रेशो भी लिक्विडिटी को सही से डिनोट नहीं कर पाएगी, और इसीलिए रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, दोनों रिलेटेड भी हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंफॉर्मेशन में हमें ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, टर्म लोन दिया हुआ है कि कुछ इंटरेस्ट है उसका, वर्किंग कैपिटल का टर्म लोन है, 10% प्रेफरेंस कैपिटल है और पब्लिक डिपॉजिट्स है जिसपे 15% इंटरेस्ट है 15 लाख के। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंप्यूट करनी है। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको कंप्यूट करनी है तो उसके अंदर बेसिकली ये देखते हैं कि हमारी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हैं, ये वही अर्निंग्स है जिससे इंटरेस्ट की पेमेंट की जानी है, ये कितने टाइम्स हैं हमारे इंटरेस्ट पेमेंट की। तो इस सवाल में आपको इंटरेस्ट की जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ईवीआईटी आपको सीधा सीधा दे रखा है। तो इंटरेस्ट सबसे पहले तो टर्म लोन पे 15%, 50 लाख का 15% 7.5 लाख हो जाएगा। इसके बाद 20% है 30 लाख पे, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 6 लाख। ये 6 लाख का हो जाएगा, 7.5 लाख प्लस 6 लाख। प्रेफरेंस कैपिटल का डिविडेंड होगा, ये कंसीडर नहीं होगा। पब्लिक डिपॉजिट्स का 14% इंटरेस्ट है 15 लाख पे, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो 15 लाख पे अगर मैं ये इंटरेस्ट कंप्यूट करता हूं तो ये मेरा कितना निकल कर आएगा? ये मेरा निकल कर आएगा 2.1 लाख का निकल कर ये आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट मेरा जो बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? ये मेरा जो बनेगा दिस इज गोइंग टू बी
13.5 एंड 15.6 लाख, ये 15.6 लाख बनेगा। ईबीआईटी मुझे 35 लाख गिवन है, तो 35 डिवाइडेड बाय 15.6 ये आपका आंसर आपको देने वाला है। तो देखो ये आपका जो आंसर है 1 और 2 तो नहीं होंगे, 2 और 3 में से होंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको और करनी पड़ेगी, तो आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से अपना आंसर मार्क कर पाएंगे। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, 2.24 lakhs। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर क्रिटिकली सिग्निफिकेंट फॉर एन इन्वेस्टर। तो एक इन्वेस्टर के लिए कौन सी रेशियोज क्रिटिकली यानी कि बहुत ज्यादा वाली सिग्निफिकेंस रखती हैं? डेट इक्विटी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड, एसेट टर्नओवर रेशियो और डेटर टर्नओवर रेशियो। तो प्यारे दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, आप एज एन इन्वेस्टर हैं, ठीक है जी, आप उस कंपनी के अंदर आपने पैसा लगाना है, लेट सपोज 1 लाख रुपए आप लगाना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो क्या क्या चीजों की तरफ आप अहमियत देंगे? आप ये जरूर देखेंगे उस कंपनी का शेयर प्राइस क्या है, और वो शेयर प्राइस कंपनी का उसकी कितनी अर्निंग के ऊपर है। जैसे एक कंपनी की अगर अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए और उसका शेयर प्राइस यहाँ पे मार्केट में चल रहा है 100 रुपए, और ऐसी दूसरी कंपनी जो है उसकी भी अर्निंग पर शेयर 10 ही है और उसका मार्केट में जो शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1000 रुपए, तो आप ये चीज पक्का देखेंगे। आप कहेंगे जिसका पीई रेशो जो है आपको फेवरेबल लग रहा है, अंडर वैल्यूड लग रही है कंपनी, आप उसकी तरफ ज्यादा जाना चाहेंगे, तो ये चीज तो आप पक्का से देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कंपनी में लोन कितने हैं, उधार कितने हैं, डेट इक्विटी रेशो क्या है, ये तो आप पक्का से देखोगे। अगर बहुत ज्यादा उधार लिए हुए तो फिर वो कंपनी रिस्की हो जाती है, तो डेट इक्विटी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। और अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो आप कुछ ये भी एक्सपेक्टेशन रखोगे कंपनी से कोई डिविडेंड वगैरह आपको मिलता रहे, तो डिविडेंड यील्ड को भी आप जरूर यहाँ पे अकाउंट फॉर करोगे। बाकी देखो एसेट टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो आप देखने को देख सकते हो, बट ज्यादा क्रिटिकली सिग्निफिकेंट में ए, बी और सी आएंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का आपका बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, तो हम पूछ रहे हैं इन्वेस्टिंग में कौन सी आएंगी? कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द फिक्स्ड एसेट, तो ये बिल्कुल आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज अदर देन लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, तो आपके कैश एडवांसेस और लोन्स हैं थर्ड पार्टी को। तो अगर आप कोई लोन दे रहे हैं किसी को, अगर आप किसी को कोई लोन वगैरह दे रहे हैं और ये आपका फाइनेंशियल एंटरप्राइज का लोन नहीं है, यानी कि आपका नॉर्मल बिजनेस नहीं है लोन वगैरह देना, तो आप किसी को कोई लोन वगैरह दे रहे हैं, आप उससे इंटरेस्ट वगैरह भी वसूलेंगे, ये एक आपकी इन्वेस्टमेंट की तरह कह सकते हैं हम। तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल सकते हो। फिलहाल अभी स्किप करके आगे देख लेते हैं एक बार। Cash receipt from repayment of advances and loans made to third parties other than advances and loans of a financial enterprise, तो बिल्कुल ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। तो ऊपर वाले जो लोन दिए थे वो आपको वापस आ रहे हैं, तो अगर आप ऊपर वाला इन्वेस्टिंग में लेकर चल रहे हैं तो ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा। कैश रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड, तो आपने जो बोरो किया था आप वापस कर रहे हैं, तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। कैश पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। तो ए तो आएगा, डी और ई पक्का नहीं आएंगे, बी और सी लग रहा है आ सकते हैं, तो आप ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आसानी से मार्क कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस वुड मोस्ट लाइकली यूज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग? brewery, oil refinery, company that makes frozen pizzas, a print shop that specializes in wedding invitation। देखो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का मतलब है कि आपके पास जो ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप जॉब करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि इनमें से किस केस के अंदर आप स्पेसिफिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ब्रूअरी, ऑयल रिफाइनरी, फ्रोजन पिज्जा या फिर प्रिंट शॉप के अंदर। देखो अगर आपकी प्रिंटिंग शॉप है ना, तो फिर जो आपको ऑर्डर आया आपको उसके अकॉर्डिंग ही वेडिंग इनविटेशन छापना पड़ेगा। एक वेडिंग इनविटेशन बना के सबको नहीं दे सकते, सबका अलग अलग बनेगा, सबके नाम अलग अलग है, सबकी शादी अलग अलग जगह हो रही है, अलग अलग डेट पे हो रही है, तो ऑर्डर के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सीधा सीधा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रीजंस फॉर अ मटेरियल यूजेज वेरिएंस? तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसके अंदर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वर्सेस एक्चुअल क्वांटिटी। अगर इसमें कोई चेंज आएगा
तो हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस अराइज हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमारा नहीं निकलेगा। जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एक्चुअल अगर इनपुट इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हमारा कोई यूजेज वेरिएंस नहीं होगा। अगर दोनों अलग अलग है देन इट विल बी अ यूजेज वेरिएंस। नेग्लिजेंस इन द यूज ऑफ मटेरियल, तो आपने मटेरियल को नेग्लिजेंस से इस्तेमाल किया तो जाहिर सी बात है फिर आप ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल अलग अलग हो जाएंगे, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस अराइज हो जाएगा। चेंज इन द बेसिक प्राइस ऑफ द मटेरियल, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी की बात हो रही है, तो प्राइस में कोई चेंज आ गया तो उसकी वजह से कोई मटेरियल यूजेज वेरिएंस अराइज नहीं होगा। पुअर और इम्प्रॉपर मशीन हैंडलिंग, तो आपने मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो देखो अगर मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है आपने मटेरियल भी वेस्टेज किया हो, तो ये रीजन बन सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वेस्टेज ड्यू टू इनएफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड, तो आपकी प्रोडक्शन सही नहीं थी उस वजह से आपने वेस्टेज कर दी, तो अगर वेस्टेज करी तो फिर जाहिर सी बात है कि आपने ज्यादा कंज्यूम कर लिया होगा, तो बिल्कुल ये रीजन बनेगा। चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन रिक्वायरिंग यूजेज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड, तो हमने प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज किया और उस वजह से जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उससे ज्यादा हमने कंज्यूम कर लिया, तो इसकी वजह से हमारा कंजम्पशन बढ़ गया, तो इस वजह से भी आपका यूजेज वेरिएंस आपका अराइज होगा। तो देखते हैं कि ए डी और ई हमारा कहां पे आ रहा है। ए डी और ई हमारा जो आ रहा है वो 3 और 4 में आ रहा है और हमें इनके साथ बी और सी में से चूज करना है, और हम जानते हैं कि बी तो अप्रोप्रिएट नहीं है और सी ही अप्रोप्रिएट रहेगा, तो ए सी डी और ई यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पे बन जाएगा। सवाल है which of the following are not the assumptions of marginal costing? Total cost can be segregated into fixed and variable component. This is an assumption. Fixed cost per unit of production remain constant. देखो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं इट रिमेन्स कांस्टेंट, पर यूनिट पे कांस्टेंट नहीं रहती है, ओवरऑल कांस्टेंट रहती है। आप 1 लाख बना रहे हैं, 1,10,000 बना रहे हैं, 1,20,000 बना रहे हैं, दिस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। बट अगर आप पर यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे तो दैट इज गोइंग टू वेरी। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहती है। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट, तो हाँ वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी वो आपकी पर यूनिट ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहती है, तो ये बिल्कुल सही है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज्ड, हाँ तो बिल्कुल सेलिंग प्राइस अनचेंज्ड रहता है। वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल पर यूनिट, नहीं, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट यहाँ पे सेम रहती है। अगर आप 2 यूनिट बना रहे हैं तो यहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे जो 1 यूनिट की होगी वो कितनी है, लेट्स सपोज 10 रुपीज है, 10 रुपीज पर यूनिट है। 3 यूनिट बना रहे हैं तो भी ये 10 रुपीज पर यूनिट होगी। तो पर यूनिट जो कह रहा है आपको कि पर यूनिट जो है ना ये आपकी वेरी करेगी, नहीं, पर यूनिट तो ये सेम रहती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये चेंज हो जाएगी, बट पर यूनिट तो ये 10 रुपीज पर यूनिट ही रहने वाली है, पर यूनिट वेरी नहीं करती, चेंज नहीं करती। तो ई इज ऑल्सो नॉट एन एजम्पशन। ओके, तो इसीलिए हमारे पास बी और ई जो है ना वो इसकी एग्जाम्पशन नहीं होंगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगला सवाल मैच द फॉलोइंग का है। लिस्ट 1 में आपको दिए हैं मेथड और लिस्ट 2 में आपको दिया है परचेज कंसीडरेशन। तो परचेज कंसीडरेशन निकालने के अलग अलग मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आपको उनकी मैचिंग करनी है। देखो सबसे पॉपुलर मेथड हमारे पास होते हैं नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड। तो अगर आप इन्हीं दोनों की मैचिंग कर लोगे तो आसानी से आप इस सवाल का आंसर दे पाओगे। तो नेट एसेट मेथड, ये नेट एसेट मेथड कहां पे आ रहा है आइए देखते हैं। तो नेट एसेट्स हमें कहां पे दिख रहे हैं, कहां पे दिख रहे हैं, कहां पे दिख रहे हैं, यहां पे दिख रहे हैं जी, 4th पॉइंट में दिख रहे हैं कि अराइव्ड एट बाय एडिंग द एग्रीड वैल्यू ऑफ द एसेट्स टेकन ओवर एंड डिडक्टिंग फ्रॉम देयर फ्रॉम एग्रीड वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितना अमाउंट हमें पे करना है एज अ परचेज कंसीडरेशन। तो जो टेक ओवर कर रहे हैं वो एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस हमारी परचेज कंसीडरेशन हो जाता है। तो बी आपका 4 से मैच होना चाहिए, और यही आपको आंसर वैसे तो ऑप्शन 2 का मिल ही जाता है। नेट पेमेंट भी मिला लेते हैं। नेट पेमेंट का मतलब होता है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर को, इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को क्या अमाउंट पे कर रहे हो, तो वो आपको इस ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि आप टोटल अमाउंट ऐड कर लो जो भी आपने दिया एग्जिस्टिंग शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को, और कोई भी आपने कैश दिया शेयर होल्डर्स को, वेंडर जो वेंडर कंपनी है उनके शेयर्स को, यहाँ उनके शेयर होल्डर्स को आपने जो भी कैश दिया दैट इज गोइंग टू बी योर परचेज कंसीडरेशन। तो आपका सी भी मैच हो गया। और अगर आप बाकी मैच करना चाहें स्वैप रेशो के अंदर, आपको रेशो निकालने वाले हैं शेयर्स को स्वैप करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, तो ये आपका 2 से मैच हो जाएगा, और बचा हुआ ए और 3 आप इनकी भी मैचिंग कर लेते। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पे हमारे पास सवाल है द पर्पस एम ऑफ स्टॉक स्प्लिट इज टू। देखो स्टॉक स्प्लिट आप समझते हैं ना,
जैसे एक शेयर है कंपनी का, एक शेयर है कंपनी का 10 रुपए का, ठीक है। कंपनी क्या करती है, एक शेयर था 10 रुपए का, कंपनी क्या करती है, कंपनी इसे 10 शेयर बना देती है 1 रुपए के। तो दिस इज रेफर्ड टू एज स्टॉक स्प्लिट, कि आपने एक शेयर को 10 शेयर में बांट दिया। एक शेयर 10 रुपए का था, आपने उसे 1 रुपए का शेयर यहां पे बना दिया। देखो ये 10 रुपए का शेयर मार्केट में जो बिक रहा था ना, ये लेट सपोज मार्केट में बिक रहा था 5,000 का, और 5,000 का शेयर लेना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अब कंपनी ने इस 5,000 के शेयर को कर दिया 500 रुपए का, क्योंकि अब एक शेयर 500 का हो गया, क्योंकि अब उसकी फेस वैल्यू तो 1 रुपए रह गई ना। तो ऐसा करने से अब ज्यादा लोग कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हैं, ज्यादा लोग कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। तो ऐसा स्टॉक स्प्लिट करने से हमारा क्या एम रहता है, वो सवाल पूछ रहा है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द शेयर्स, रिड्यूस मार्केट प्राइस पर शेयर, अरेस्ट द शेयर प्राइस डिक्लाइन, encourage wider public ownership, reduce impact cost। देखो यहाँ पे जब हमारा स्टॉक का स्प्लिट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स वैसे तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिलहाल ये वाला पॉइंट हो सकता है। रिड्यूस द मार्केट प्राइस पर शेयर, हाँ तो मार्केट प्राइस हमें रिड्यूस करना ये एक इंपॉर्टेंट एम रहता है, ताकि हर कोई कंपनी के शेयर खरीद सके, तो ये आएगा ही आएगा। अरेस्ट शेयर प्राइस डिक्लाइन, तो शेयर प्राइस के डिक्लाइन को रोक कर रहे हैं, शेयर प्राइस को तो हम खुद ही कम कर रहे हैं, तो अरेस्ट करने की तो बात ही नहीं आती, ये तो काट ही दो। इंकरेज वाइड पब्लिक ओनरशिप, हाँ तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंपनी के मालिक, कंपनी के हिस्सेदार बन सकेंगे, तो ये भी आ जाएगा। रिड्यूस इंपैक्ट कॉस्ट, तो ऐसा तो कोई पॉइंट बनना नहीं चाहिए। फिलहाल एक बार ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास बी और ई तो आ रहा है, बी और डी आ रहा है सॉरी, और ए भी आ सकता है वैसे। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें ए, बी और डी तो नहीं है, हाँ बट बी और डी हमें साथ साथ देखने को मिल रहे हैं, जो कि पक्का पक्का आने ही चाहिए, पक्का पक्का आने ही चाहिए बी और डी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 का लगा देंगे। वैसे भी हमारा एम नहीं होता कि नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करे, ये तो अपने आप हो जाते हैं। एम तो यही होता है कि मार्केट प्राइस को कम कर ले और ज्यादा लोगों तक शेयर पहुंचा दे। तो बी और डी ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बन रहा है। चलिए यहाँ पे हमारे पास सवाल है, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a new partner with 1/5 share in the profit. Calculate new profit sharing ratio of the partners. ओके तो 1/5 अब चला गया Z के पास, तो बचा वो कितना 4/5 बचा। तो 4/5 में से जो 3/5 है वो X का हो जाएगा, यानी कि 12/25 X का हो जाएगा। और हमारे पास 4/5 में से 2/5 जो है वो y का हो जाएगा, यानी कि 8/25 हो जाएगा y का। ओके तो इस केस में हमारे पास जो रेशो बनने वाली है x का y का आ गया, z का हमें 1/5 दे रखा है, 1/5 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/5 को हम यहाँ पे 5/25 भी लिख सकते हैं। तो 12:8:5 का रेशो जो है ना वो यहाँ पे बन जाएगा, और ये रेशो हमें दे रखा है जी ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल है, सीसीए मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज अ रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ। तो सीधा सवाल है, सैंडी लैंड्स कमिटी के रिकमेंडेशन पे बेस्ड है आपका सीसीए मेथड। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन इस सीरीज के अंदर। अगर आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं तो जाते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।